नमस्कार प्यारे बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। आज है 12 अगस्त वर्ष 2021 और हम लोग कर रहे थे थर्ड चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें मैंने सबसे पहले आपको ये जो 5 एक्टिविटी स्टार्टिंग में दी थी, वो 5 एक्टिविटी का रिएक्शन, उसकी रासायनिक समीकरण कैसे लिखना है, टेबल कैसे कंप्लीट करना है, वो सिखाया। फिर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उनमें क्या अंतर है, ये मैंने आपको समझा दिया। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण, शाब्दिक समीकरण क्या होता है, ये सब बता दिया था। फिर रासायनिक समीकरण के सोपान, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं उसके सोपान, मैंने 5 सोपान बता दिए थे आपको। इसके बाद में मैंने बताया था कि जब भी रासायनिक समीकरण होता है तो द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। अभिकारी पदार्थ और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान हमेशा समान होते हैं। इसलिए जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित कब माने जाते हैं? जब रासायनिक समीकरण में जो बायां पक्ष है, यानी अभिकारी पदार्थ के सभी अणु, और दायां पक्ष यानी उत्पाद के सभी अणु यदि बराबर होते हैं तो ही उस समीकरण को संतुलित माना जाता है, वरना वो समीकरण असंतुलित होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित करने के सोपान कैसे, संतुलित कैसे किया जाता है। ये बहुत सारे लोगों का डाउट है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना बेटा कि कैसे किया जाता है संतुलित। ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। कोई समीकरण दे देगा और बोलेगा इसको संतुलित करने के सोपान लिखिए। तो देखो, पहला सोपान क्या दिया है, जो दिया गया समीकरण है रासायनिक सूत्र का उपयोग करके लिखना है। जैसे एक समीकरण लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है, देखो, अब हम लोग जांच करेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं। सोपान 2 में क्या करेंगे, ये जो समीकरण 10 है, हम लोग जांच करेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं। कैसे जांच करेंगे, एक टेबल बना देंगे, इसमें कौन कौन से तत्व हैं वो तत्व लिख देंगे। तत्व कौन से, देखो, सोडियम है, Na पहला तत्व है, फिर O है, फिर H है, H तो लिख चुके हैं, फिर S है, फिर O भी लिख चुके हैं। देखो, तो 1 2 3 4, ये 4 ही तत्व है ना इस समीकरण में। अब फिर हम लोग इसको लिखेंगे अभिकारक। अभिकारक मतलब बायां पक्ष। ये जो एरो दिया है, एरो के बाईं तरफ जो है वो अभिकारक है, उसकी परमाणु की संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ Na कितना है, एक ही Na है ना, एरो के पहले Na कितना है, सिर्फ एक है। O कितना है, ऑक्सीजन, O कितना है, यहाँ एक है और यहाँ 4 है। देखो, इधर एक O है और यहाँ 4 O है, तो मिलके कितना O हो गया, तो O देखो हो गया 5। फिर हम लोग देख लेते हैं H कितना है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पे 2 H, कितना H हो गया, 3 H हो गया, तो 3 H। फिर S देखो, S कितना है, S एक ही है, देखो, तो S एक है। तो जैसे अभिकारक यानी बायां पक्ष के परमाणु की संख्या लिखें, वैसे ही एरो के बाद जो है वो उत्पाद है, जिसे दायां पक्ष भी कहते हैं, इसके परमाणु की संख्या भी लिखेंगे। तो इसमें Na कितना देख लो, कितना है Na, 2 है ना इधर Na, तो इसलिए Na2 लिख दिया। O कितना है, देखो, O देखो इधर 4 है, यहाँ पे एक ही है, तो कितने O हो गए, 5 हो गए। तो O देखो यहाँ 5 हो गए। फिर H देख लेते हैं, कितना H है, 2H है, तो H देखो इधर 2 है राइट साइड में। सल्फर S देखो यहाँ भी एक ही है, तो इसलिए राइट साइड में भी 1 हुआ। तो दूसरा समीकरण पूरा हो गया। इससे हमको पता चल रहा है कि कौन सा परमाणु संतुलित है। सिर्फ S का परमाणु देखो संतुलित है, बाकी किसी का भी परमाणु बाकी किसी का भी परमाणु किसी का भी परमाणु संतुलित नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि
आप मुझे बताओ सबसे पहले किसको संतुलित करें, कौन सा संतुलित करना आसान है? Na। हाँ, यहाँ ओ भी संतुलित है, अभी कोई कह रहा था, बराबर, ओ भी संतुलित है, 5-5। Na को हम लोग संतुलित कर लेंगे। तो सोपान 3 क्या है? सोपान थर्ड स्टेप क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए जिस यौगिक में परमाणु की संख्या अधिक है उस यौगिक से शुरुआत करना आसान होता है। उसी प्रकार इस यौगिक के जिस तत्व के परमाणु दोनों पक्षों में असमान है उस तत्व का प्रथम विचार करना जो है सुलभ होता है, आसान होता है। क्या स्टेप दिया है कि जिस यौगिक में परमाणु की संख्या अधिक है, तो अधिक तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है लेकिन वो पहले से ही संतुलित है ना। तो हमको ये पहले ये Na को संतुलित करना आसान लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये Na को संतुलित करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम के परमाणु की संख्या ले रहे हैं, सोडियम यानी Na, सोडियम के परमाणु की संख्या लिखेंगे शुरुआत में और फिर संतुलित करते समय। तो समीकरण में देखो Na कहाँ पे है, NaOH में भी NaO है ना, Na है। ये जो बायां पक्ष है वहां पर Na किस में आ रहा है, NaOH में Na आ रहा है, तो इसलिए बाएं पक्ष में NaOH ले लिया और यहाँ राइट साइड में Na2SO4 में Na है। तो ये सबको ब्लर दिख रहा है क्या बेटा, कि एक ही को दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है? कोई क्लियर कह रहा है, कोई ब्लर कह रहा है। सर वैक्सीन का सर्टिफिकेट किसका? वैक्सीनेशन नहीं है, जमा करने का है। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। हाँ बेटा, तो मैं फिर ट्राई करता हूँ क्लियर दिखे आपको। आप दिख रहा है क्लियर? कुछ बेटा, अगर किसी को क्लियर दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है तो फिर ये मैं इस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपके नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम। हाँ, अगर सबको क्लियर नहीं दिख रहा है तब फिर कुछ कर सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर हम सोडियम को बैलेंस करने, हाँ, हमको यहाँ सोडियम को बैलेंस करना है, Na को बैलेंस करना है। तो हम लोग बाएं देख लेंगे, बाएं पक्ष में NaOH में है, तो इसलिए यहाँ NaOH लिख दिया, और एरो के बाद Na2SO4 में Na है, तो इसलिए यहाँ Na2SO4 लिख दिया। अब शुरुआत में देखेंगे कितना Na है, एक ही Na है, और यहाँ पर कितना है, 2 Na है ना। अब हमको संतुलित करना है, संतुलित करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, संतुलित करते समय NaOH में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा ना, एक दोनों साइड 2-2 हो जाएंगे। हाँ, तो हमको क्या करना है, NaOH में 2 से गुणा करना है। तो फिर समीकरण कैसे बनेगा, देखो पहले समीकरण ऐसा था, अभी NaOH में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 NaOH हो जाएगा। तो ये समीकरण, हाँ, ये समीकरण देखो ऐसा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, तो NaOH में 2 से गुणा कर दिया है। तो अब हम लोग वापस से चेक करेंगे कि संतुलित हुआ कि नहीं समीकरण। तो वापस से सारे तत्व लिख देंगे, NaOHS, सारे तत्व लिख दिए। फिर बाएं पक्ष में कितने परमाणु हैं, Na के 2 परमाणु हैं, O के कितने हैं, O के यहाँ पर देखो 2, ये 2 सबके साथ हो गया है, Na के साथ भी, O के साथ भी, H के साथ भी। तो यहाँ पर 2 O है और यहाँ पर 4 O है, तो कितना O हो गए, 6, 2 और 4 6, तो यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया। फिर हाइड्रोजन देख लो कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, तो इसलिए 4 हाइड्रोजन। फिर सल्फर देख लेते हैं, सल्फर कितना है, यहाँ पे एक ही सल्फर दिख रहा है, तो सल्फर 1। फिर राइट साइड में देखते हैं Na कितना है, देखो यहाँ पे Na2 है, तो ये देखो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन देखो ये O4 और O, 4O और 1O, कितना O हो गया, 4 और 5, तो इधर 5 हो गया।
फिर हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन। फिर लास्ट में सल्फर, सल्फर एक ही है। तो अभी क्या लगता है, संतुलित है कि नहीं है? संतुलित नहीं है। तो अब किसको हम लोग संतुलित करेंगे यहाँ पे? नहीं नहीं, Na को करेंगे कि O को करेंगे कि H को करें कि S को करें? O से जा करना, H को करना ज़्यादा आसान है। देखो सिर्फ यहाँ सिर्फ 2 से गुणा करना है बस। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन को यहाँ पर संतुलित करेंगे। हाँ, तो हम लोग ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या लिखते हैं। ये हाइड्रोजन लिखो, यहाँ सोडियम लिखा है गलती से। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, तो देखो हाइड्रोजन किस में आ रहा है, दोनों में हाइड्रोजन है ना। NaOH में भी है, H2SO4 में भी है। तो NaOH में भी है, H2SO4 में भी है। और ये साइड में किस में है हाइड्रोजन, H2O में है, तो इधर H2O लिख दिया। अब शुरुआत में देखो हाइड्रोजन कितना था, 4 और 2 था, 4 और 2 है ना हाइड्रोजन। तो शुरुआत में 4 और 2 लिख दिया। अब हमको करना क्या पड़ेगा, इसको भी 4 करना है, तो 2 से गुणा कर देंगे। यस, तो हमें उत्पाद में जो H2O है उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये जो उत्पाद है, उत्पाद में जो H2O है उसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण ऐसा हो जाएगा, उत्पाद के H2O में 2 से गुणा कर दिया, तो ये समीकरण अब ऐसा बन गया। अब हम लोग फिर से गिन के देखेंगे अंतिम संतुलित समीकरण, मतलब फिर से देखना है, चेक करना है कि संतुलित हुआ कि नहीं। कितना सोडियम है यहाँ, 2। हाँ Na, और इधर कितना है सोडियम, इधर भी 2 है। तो सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, कितना, 2 और 4 मिलके 6 ऑक्सीजन। इधर भी देखो 2 4 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, 6। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ 6 है। फिर हाइड्रोजन देखो, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2H2 का मतलब 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन इधर भी 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कर चुके हैं। फिर सल्फर यहाँ भी 1 है और सल्फर यहाँ भी 1 है, तो सल्फर भी संतुलित हो गया। ऑक्सीजन पहले ही कर चुके हैं। हाँ, तो फिर लास्ट में आखिरी सोपान चौथा सोपान क्या लिखेंगे, जो संतुलित समीकरण है वो पूरा लास्ट में फिर से फाइनल लिख देंगे। ये जो समीकरण हमने संतुलित किया यही फाइनली वापस लिख देना है। तो ये किसी भी समीकरण को संतुलित करने के सोपान है। सारे सोपान समझ में आया बेटा आप लोग को कि नहीं आया? आ गया ना अच्छे से? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फिर यहाँ पर कुछ थोड़ा सोचिए दिया है, लेकिन वो रिड्यूस कर दिया गया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। पूरा थोड़ा सोचियो कैंसिल कर दिया है, 1 2 3 पूरा कैंसिल हो गया है। हाँ बेटा, हाँ सीखना है, क्या करना है, देखो समीकरण 6 के अभिकारक व उत्पाद कौन से हैं और उसे संतुलित करना है। समीकरण 6 में, समीकरण 6 कहाँ था अपना, समीकरण 6, हाँ ये वाला समीकरण 6, इसको संतुलित करने के लिए कह रहा है। इस समीकरण 6 को, एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं जरा। अच्छा सॉरी, 6 को नहीं संतुलित करना है, सॉरी। 6 में खाली अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है वो बताना है। संतुलित तो ये जो समीकरण दिया उसे करना था। तो ऐसा आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस समीकरण को संतुलित किया है। समीकरण 6 में अभिकारक और उत्पाद क्या था,
अभिकारक में वनस्पति तेल लिया था और हाइड्रोजन गैस था। उत्पाद क्या बना था? वनस्पति घी बना था, अभी जो मैंने आपको समीकरण दिखाया, समीकरण 6 में। फिर ये समीकरण को संतुलित यहां पर देखो मैंने किया हुआ है। फिर ये भी, इसका भी आंसर मैंने लिखा है, तो ये आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ भौतिक अवस्था खाली लिखनी थी, गैस, एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस। अब आ जाते हैं अपना नया टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे संतुलित किया जाता है, ये आप सीख चुके हो। अब हम सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो कुल कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4, कुल 4 प्रकार दिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुल 4 प्रकार दिए हैं। पहला प्रकार है संयोग अभिक्रिया। पहला प्रकार क्या दिया है? संयोग अभिक्रिया। तो आप लोग अपने नोटबुक में ये सब कैसे लिखना मालूम है बेटा? आसान तरीका बताता हूं तो आपको ये याद करना आसान हो जाएगा। ऐसे बुक को ऐसे आड़ा पकड़ना, आड़ा, और ऐसे लिखना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ऐसा डालना। फिर सबसे पहला प्रकार क्या लिखना? संयोग अभिक्रिया। संयोग अभिक्रिया बता रहा हूं, देखो ये पेज नंबर और 35 पे है, पेज नंबर 35 पे है संयोग अभिक्रिया। तो हेडिंग डालना है आपको। उसके बाद में संयोग अभिक्रिया कहते हैं किसको है, इसकी परिभाषा देखो यहां दी गई है। जिस अभिक्रिया में 2 या अधिक अभिकारकों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है, उस समीकरण को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिकारक पदार्थ 2 होंगे लेकिन उत्पाद सिर्फ एक ही बनेगा। जैसे कि यहां उदाहरण देख लो, ये रिएक्शन देखो, 2 अभिकारक पदार्थ 2 हैं, NH3 और HCl, लेकिन उत्पाद सिर्फ एक ही बना, NH4Cl। यहां भी देखो अभिकारक पदार्थ 2 हैं लेकिन उत्पाद एक ही है। यहां भी देखो अभिकारक पदार्थ 2 है, उत्पाद एक ही है। ये उष्णता को, ऊष्मा तो सिर्फ एक ऊर्जा है, कोई उत्पाद नहीं है, इसलिए इसको मत गिनना। तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया में 2 या अधिक अभिकारक का रासायनिक संयोग होता है और केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है, ऐसी अभिक्रिया को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, नोटबुक में कैसे लिखोगे? ये संयोग अभिक्रिया लिख दिया, उसके नीचे उसकी परिभाषा लिख देना। ये परिभाषा जो मैंने आपको बताया, ये पूरा इसके नीचे लिख देना। फिर ये साइड में आप क्या करना, उसके उदाहरण लिखना। उदाहरण, जैसे पहला उदाहरण मैंने आपको बताया, ये पहला उदाहरण, फिर ये दूसरा उदाहरण और ये तीसरा उदाहरण। तो ये साइड में ऐसे पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, तीनों उदाहरण लिख देना। ये साइड में परिभाषा लिख देना। समझे कि नहीं? फिर थोड़ा सा जगह थोड़ा छोड़ देना, क्योंकि चैप्टर में आगे भी आगे वापस कोई समीकरण मिलेगा तो हम लोग आगे भी लिखेंगे, इसलिए जगह छोड़ के फिर दूसरा। क्या बेटा? हाँ, विषय अपने नोटबुक में करो, साइंस 1 की नोटबुक क्लास जो CW है उसमें करो इसको। ऐसे संयोग अभिक्रिया हो गया पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार क्या है देखो, ये स्वाध्याय के उत्तर के पहले लिखना है, पाठ, ये पाठ में ही लिखना है आपको। समझा नहीं आपका सवाल में? नहीं नहीं, आप पहले चैप्टर, ये
पहले चैप्टर का नाम लिखने का, क्या चैप्टर चैप्टर कौन सा है, डेट वगैरह लिख दो। फिर आपको मैं जो जो अंडरलाइन करा रहा था, सबसे पहले क्या कराया था, 5 कृतियां कराया था। तो पांचों कृति और उसके रासायनिक समीकरण लिखो, ये टेबल बनाओ। फिर मैंने आपको क्या बोला था, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में अंतर लिखो। फिर रासायनिक अब ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उस पर टिप्पणी लिखना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। रासायनिक समीकरण लिखने के सोपान, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है वो। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वो परिभाषा बताई थी आपको, वो लिखना। फिर ये रासायनिक समीकरण संतुलित करने के सोपान, ऐसे पूरा चैप्टर आप अपने नोटबुक में लिखो बेटा अच्छी तरह से। क्योंकि क्या है कि चैप्टर के बीच में से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए चैप्टर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं, सब आपको लिखना है और याद करना है। हाँ, तो आप दूसरा प्रकार मैं बताने जा रहा हूं, अपघटन अभिक्रिया, जिसे विच्छेदन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपने नोटबुक में ऐसा हेडिंग डालना, अपघटन, अपघटन या फिर विच्छेदन अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा नीचे लिख देना। परिभाषा कहाँ दिया गया है, देखो नीचे लिखा गया है, जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है और 2 या अधिक उत्पाद निर्माण होते हैं, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई। ये परिभाषा देखो ठीक उसकी उल्टी है। यहां पर क्या होता था, दो अभिकारक पदार्थ मिलके एक उत्पाद बनते थे, 2 से 1 हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 से 2 हो गया, देख रहे हो। उसमें अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं और उत्पाद 1 बनता है। इसको उल्टा कर दो तो अपघटन अभिक्रिया हो गई। एक ही अभिकारी पदार्थ होगा और उसका अपघटन होकर के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनेंगे। तो ये संयोग अभिक्रिया का ठीक उल्टा लिखना है आपको ये। तो ये परिभाषा हो गई। फिर इसके बाद में ये साइड में उसके उदाहरण लिखना। पहला उदाहरण क्या है, देखो, शक्कर, शक्कर का सूत्र है C12H22O11। फिर शक्कर को अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इसका कार्बन और पानी दोनों चीज निकल जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ हाँ, ऊपर ऊष्मा लिखा है ना, ऊष्मा। यह शक्कर को गर्म किया जा रहा है। आप इसको ऊपर ट्रायंगल भी बना सकते हो, अगर ऊष्मा नहीं लिखना है तो ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल। ट्रायंगल बना दिया मतलब शक्कर को गर्म किया जा रहा है। तो शक्कर को गर्म करेंगे तो H2O अलग हो जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा। अब इसको संतुलित कर लेना। कार्बन 12 है इसलिए 12 से गुणा कर दिया। फिर देखो हाइड्रोजन 22 है लेकिन यहाँ पे H2 है, तो H2O में 2 ही हाइड्रोजन है, तो उसको 22 करना है ना। 22 करना है तो 11 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन भी 11 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 11, संतुलित हो गया। समझे कि नहीं बेटा। हाँ, ये कृति यहाँ पे कैंसिल की गई है, देखो कृति परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, कैंसिल है वो। सिर्फ रासायनिक क्रिया याद रखना। पहला उदाहरण हो गया अपघटन या विच्छेदन अभिक्रिया का। दूसरा उदाहरण, ये रहा पेज नंबर 37 पे। कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको, ये ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, यस, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। तो इसमें गर्म करेंगे तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, वो उड़ जाएगा। CO2 उड़ जाएगा। देखो ये ऊपर का एरो, ऊपर एरो का मतलब गैस है ये। तो जब CO2 उड़ गया तो क्या बचेगा, CaO ही बचेगा ना।
अब ये जो गैस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही है ना बेटा, इसकी कोई गंध नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, इसलिए पता नहीं चलता कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि कोई और गैस है। तो उसको टेस्ट करने का एक तरीका है कि जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो कैसे करते हैं, देखो इसी रिएक्शन को यहाँ पर दिखाया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ परख नली में लिया है और इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब हमको ये चेक करना है कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, तो इसको चूने के पानी में प्रवाहित करने का, ये गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने का। तो होगा क्या, चूने का पानी जो है वो दुधिया बन जाएगा, दुधिया, दूध के जैसा बन जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब चूने के पानी में प्रवाहित होती है तो चूने के पानी को दुधिया कर देती है, दुधिया जैसा, दूध जैसा बना देती है। तो चूने का पानी का कलर दूध जैसा हो गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमने गर्म किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है। ये बात समझा है क्या है ये? इसी रिएक्शन को यहाँ आकृति में दर्शाया गया है। फिर एक और देखो, अगला उदाहरण, इस अपघटन अभिक्रिया का एक और उदाहरण, 2H2O। ये 2H2O क्या है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड है। देखो ऊपर लिखा है इसका नाम, हाइड्रोजन पैरोक्साइड है। तो ये क्या होगा, मंद गति से अपने आप ही अपघटन होता है, इसको गर्म नहीं करना पड़ता, अपने आप अपघटन होता है। इसमें से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और पानी बचता है, H2O बचता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से ऑक्सीजन गैस उड़ जाती है और H2O बनता है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया अपघटन अभिक्रिया का। तीसरा उदाहरण देखो, अम्ल युक्त पानी है, इसमें विद्युत ऊर्जा यानी करंट अगर प्रवाहित किया जाए तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों निकल जाता है। तो देखिए एक ही अभिकारी पदार्थ है और दो उत्पाद बन गया, तो ये भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। फिर यहाँ देखो अंतिम में परिभाषा दिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक पदार्थ से दो या अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं उस अभिक्रिया को अपघटन कहते हैं। तो कितने उदाहरण हमने देखे, 1 2 3 4 उदाहरण अपघटन अभिक्रिया के देख लिए। यहाँ अब बाकी के दो प्रकार, अब अगला लेक्चर का टाइम हो गया है बेटा, इसलिए लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, जो भी मैंने आज आपको समझाया है, अंडरलाइन करा है, वो सब अपनी नोटबुक में लिखना, आपको लिखना है, ठीक है? कितने लोगों ने अटेंड किया है लेक्चर? 2 2 4 2 6 37। ओके, ठीक है, 30, ठीक है। लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। 37 लोग ने अटेंड किया है ये लेक्चर। ओके, एक एक करके, हाँ, एक एक करके लेफ्ट